Hello everyone, welcome to my channel Indeed IS. Today I am going to discuss Focus Monthly Magazine of Polity October 2023. So we are going to start Focus Monthly Magazine of October 2023, in which we will discuss Polity section. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि क्या कंटेंट क्या है. तो इसमें हम लोग देखेंगे कि वेमेंस रिजर्वेशन बिल है, वेमेन रिजर्वेशन बिल क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है. फिर देखेंगे कि साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो होता है वो साइमल्टेनियस इलेक्शन क्यों है न्यूज़ में. फिर मराठा रिजर्वेशन देखेंगे. फिर प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स एक्ट 2023 देखेंगे. उसके बाद देखेंगे कि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, जो लैंग्वेज क्यों है न्यूज़ में. फिर देखेंगे इंडिया और भारत वो क्यों है न्यूज़ में. फिर देखेंगे नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड वो क्या है. उसके बाद हम लोग ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उस पर डिस्कशन करेंगे. तो फर्स्ट हमारा आर्टिकल है वुमेन रिजर्वेशन बिल. अभी बात करते हैं इसमें 28 सितंबर 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाइड किया था कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हो गया है 2023 का, जो फर्दर अमेंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा. अभी जो है रिसेंटली 17th लोकसभा चल रहा है, तो उसमें सिर्फ 15% ऑफ टोटल मेंबर्स आर वेमेन. वो मात्र सिर्फ 15% ही है वेमेन पार्लियामेंट में, जबकि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वेमेन ऑन एवरेज 9% है. तो स्टेट में तो और भी बुरा हाल है. जब 2015 का रिपोर्ट आया था तो वेमेन ऑन द स्टेटस ऑफ रिपोर्ट ऑन द स्टेटस ऑफ वेमेन इन इंडिया नोटेड दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट कंटिन्यूज टू बी डिसमल. मतलब धीरे धीरे ऐसे ये ना घटते ही जा रहा है. और ये भी इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया था कि उनका डिसीजन मेकिंग में ये प्रेजेंस बहुत ही नेग्लिजिबल है. और उनका जो पोजीशन है पॉलिटिकल पार्टीज एंड रिकमेंड किया गया था कि इनकी जो रिजर्विंग होनी चाहिए सीट वो एटलीस्ट 50% सीट होना चाहिए वेमेन का लोकल बॉडीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, पार्लियामेंट में, मिनिस्टेरियल लेवल्स में एंड और जितने भी डिसीजन मेकिंग बॉडीज है गवर्नमेंट के उन सारे में. ये 2000 द नेशनल पॉलिसी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन 2001 started the reservation would be considered in higher legislative bodies. तो उसमें कहा गया था कि हायर लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी वेमेन का रिजर्वेशन होना चाहिए. अब बात करते हैं 73rd एंड 74 अमेंडमेंट जो पास किया गया था 1993 में, जिसके अंदर आते हैं पंचायती राज एंड म्युनिसिपैलिटीज. तो एज यू हैव स्टडीड और यू विल स्टडी इन पॉलिटी कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच कम्स अंडर द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन in which it comes 11th शेड्यूल. और ये जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट है ये म्युनिसिपैलिटी का, वो आता है 12th शेड्यूल में इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिजर्व करता है 1/3 ऑफ सीट फॉर वेमेन इन दीज बॉडीज. और इसमें 1/3 सीट है ना रिजर्व है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट इन लोकसभा एंड state legislative assemblies for scheduled caste and scheduled tribes in proportion to their number in population. और कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी सीट रिजर्व किया गया है, जिसको अभी जो पहले था अभी 104 अमेंडमेंट एक्ट में 2020 से लेकर के फिर उनके जो 10 ईयर्स तक था तो वो 2030 तक कर दिया गया है कि उसमें रिजर्वेशन होगा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का. उनके पॉपुलेशन के बेस्ड पे हम उनका कितना वो रहेगा सीट रिजर्व रहेगा लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, उस बेसिस पे उसको रखते हैं. जबकि इट डज नॉट प्रोवाइड फॉर वेमेन्स रिजर्वेशन इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज. तो SC ST के लिए है, लेकिन वेमेन के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.
तो some members of the constituent assembly had opposed reserving seat for women in legislature. तो कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अपोज कर रहे हैं इसका कि नहीं वेमेन का रिजर्विंग सीट नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए वो भी हम लोग देखेंगे। बिल अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन टू रिजर्व सीट फॉर women in parliament and state legislative assemblies has been introduced in 1996, 1998, 1999 and 2008। ये पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार आया है कि women का वो सीट रिजर्व रहना चाहिए, ये पहले भी हो चुका है। लेकिन ये जो पहले के तीन है 1996, 1998 और 1999 ये लैप्स कर चुका है। द 3 बिल्स लैप्स विद द डिसोल्यूशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव लोकसभा का जब डिसोल्यूशन हुआ तो ये जो बिल भी आई थी ये भी लैप्स कर गया। अब बात करते हैं 2008 में क्या हुआ। द 2008 बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड पास्ड बाय राज्यसभा बट इट ऑल्सो लैप्ड विद द डिसोल्यूशन ऑफ 15th लोकसभा। तो फिर ये आया तो राज्यसभा में तो पास हो गया था लेकिन 15th का जो लोकसभा था वो डिसॉल्व हो गया, उसके कारण ये बिल भी खत्म हो गया। द 1996 बिल हैड बीन एग्जामिन्ड बाय जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट while the 2008 बिल वाज एग्जामिन्ड बाय स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ एंड जस्टिस। तो ये दोनों बिल है ना, ये तो 1996 का बिल जो पास किया गया था ज्वाइंट कमेटी के द्वारा, पार्लियामेंट की ज्वाइंट कमेटी के द्वारा, लेकिन जो 2008 का बिल था वो स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा बनाया गया था। लेकिन बोथ कमिटीज एग्रीड विद प्रपोजल टू रिजर्व सीट फॉर वुमेन, लेकिन दोनों में निष्कर्ष यही था कि दोनों कमेटी का यही कहना था कि वुमेन के लिए सीट रिजर्व रहना चाहिए। Some of the recommendation given by the committee include considering reservation for women belonging to other backward classes at an appropriate time, providing reservation for a period of 15 years with reviews। अब ये कहते हैं ओबीसी की भी जो women है वो सब की भी होंगी, लेकिन ये 15 साल के लिए रहेगा और इसको रिव्यू भी किया जाएगा। एंड वर्किंग आउट the modalities to reserve seat for women in राज्य सभा and state legislative assemblies। और फिर ये कह रहे हैं कि बाद में होगा तो राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी देखा जाएगा। और ऐसा है कि ये पहले भी हो चुका है, जस्ट लाइक कि एक गीता मुखर्जी थी, उन्होंने भी ये पहले 1996 में ही ये लाया था कि गीता मुखर्जी कमिटी, उन्होंने बोला था क्या कि पहले मैं नाम लिख देती हूँ। जो 1996 में आई थी उनका कहना था कि वो भी चाहती है कि वेमेन का जो रिजर्वेशन ऑफ बिल है तो ये सीट है वो राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी होना चाहिए, ये दोनों में भी होना चाहिए। तो अब ये की पॉइंट क्या है इसके अमेंडमेंट का, की पॉइंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये जो न्यू क्लॉज, अगर ये ऐसा होता है तो बहुत सारे न्यू क्लॉज लाए जाएंगे। न्यू क्लॉजेस हैज बीन इंसर्टेड इन आर्टिकल 239 AA that focuses on, जो फोकस करेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर women in legislative assemblies in Delhi। 1/3 of the seat for scheduled caste will be reserved for women। तो ये जो शेड्यूल कास्ट का 1/3 है ना सीट वो रिजर्व रहेगा वेमेन के लिए, और 1/3 ऑफ द सीट्स दैट हैव टू बी filled by direct election and will be reserved for women including women belonging to scheduled caste। अब ये जो 1/3 है सीट जो फिल किया जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन के साथ, लेकिन ये रिजर्व सीट भी रहेगा वेमेन के लिए, और चाहे वो वेमेन शेड्यूल कास्ट ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं 130 का। तो ये सारे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रख लेना है। तो जब व्हेन वी विल कोट एंड आंसर, या फिर अगर आंसर लिखेंगे तो क्या अगर वेमेन से रिलेटेड कुछ भी आता है तो हम इसको फोकस कर सकते हैं, और ये सारा ये जो आर्टिकल है वो भी मेंशन कर सकते हैं। और ये जो कमिटी है गीता मुखर्जी कमिटी, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये सिर्फ है ना गीता मुखर्जी कमिटी जो 1996 में बनी थी, इन्होंने, ये तो अभी बात चल रही है लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट को रिजर्व करने की, लेकिन उन्होंने बोला था कि राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में भी सीट रिजर्व होना चाहिए।
तो अब देखते हैं कि क्या क्या आर्टिकल्स है। तो 1/3 ऑफ द सीट 1/3 ऑफ द सीट वो शेड्यूल कास्ट के लिए भी रहेगा, और 1/3 ऑफ द सीट दैट हैव फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन विल बी रिजर्व बाय फॉर वेमेन इंक्लूडिंग वेमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। ठीक है, अब ये दूसरा आर्टिकल है, उसमें भी इंसर्ट किया गया है। आर्टिकल 330 हैज बीन इंसर्टेड रिलेटिंग टू, जो फोकस करेगा रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वेमेन इन लोकसभा और हाउस ऑफ द पीपल। फिर 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड अंडर आर्टिकल 332 विल बी रिजर्व फॉर वेमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और द शेड्यूल ट्राइब्स। अभी हो गया 1/3 ऑफ द सीट्स दैट हैव टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन विल बी रिजर्व फॉर वेमेन। ये जो 1/3 सीट होता है जो फिल किया जाता है डायरेक्ट इलेक्शन के लिए, डायरेक्ट इलेक्शन से, तो वो भी है ना वेमेन के लिए रिजर्व रहेगा, इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वेमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अभी बात करते हैं आर्टिकल 332A की, हैज बीन इंसर्टेड रिलेटिंग टू रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वेमेन इन लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एवरी इलेक्शन, एवरी स्टेट, सॉरी। और दूसरा है 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट रिजर्व्ड अंडर आर्टिकल 332A क्लॉज 3 विल बी रिजर्व फॉर वेमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स। अभी देखेंगे कि 1/3 ऑफ द सीट दैट हैव टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शन विल बी रिजर्व फॉर वेमेन इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर वेमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ये कह रहे हैं एक तो रिजर्वेशन ऑफ सीट रहेगा वेमेन के लिए लेजिस्लेटिव असेंबली के हर स्टेट में, और दूसरा कि 1/3 ऑफ टोटल नंबर जो भी डायरेक्ट वो रिजर्व किए जाए, 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट जो रिजर्व किए जाएंगे आर्टिकल 332 में, वो भी रिजर्व किए जाएंगे वेमेन का, चाहे वो वेमेन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से ही क्यों ना बिलोंग करती हो, लेकिन वेमेन का वो रहेगा ही रिजर्व सीट। अब बात करें और रोटेशन ऑफ सीट विल बी एक्सरसाइज आफ्टर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज। अभी क्या क्या है, ये जो डीलिमिटेशन है कि जिस पॉपुलेशन जितनी है उसी बेसिस पे सीट डिफाइन होता है, तो जैसे जैसे अभी रूल बनेगा वैसे वैसे थोड़ा भी चेंजेस आते जाएगा। जैसे अभी ये है कि इसमें बताया कि 2026 तक वो सीज कर दिया गया है कि पॉपुलेशन को, वो पॉपुलेशन के बेसिस पे जैसे सीट है कि मान लेते हैं कि ये यूपी का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है तो वहां पे क्या है उनकी सीट 80 है, फिर बिहार का 40 है, तो उसी बेसिस पे उनके पॉपुलेशन का जैसे जैसे डिलिमिटेशन होगा तो फिर उनकी जो सीट है उसमें थोड़ा रिव्यू किया जाएगा और मॉडिफाई किया जाएगा कि कितना नंबर ऑफ सीट रहेगा। The act will expire after 15 years from the date of commencement। तो अभी डेट ऑफ कमेंसमेंट का तो डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ये है कि जब से भी वो बन जाएगा तब से वो 5 साल तक 15 साल तक रहेगा, फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, फिर बाद में उसको फिर आई थिंक रिव्यू किया जाएगा। अभी द इशू फॉर रिजर्वेशन ऑफ ए सीट फॉर वेमेन इन लेजिस्लेचर कैन बी एग्जामिन फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव। अब ये जो इशू है वो 3 पर्सपेक्टिव से हम लोग एग्जामिन कर सकते हैं। एक तो वेदर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेमेन कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर एम्पावरमेंट। अब ये कह रहे हैं क्या कि ये जो रिजर्वेशन ऑफ सीट लाया गया है तो क्या इससे वेमेन का एक इफेक्टिव वेमेन एम्पावर हो पाएंगी और ये एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट की तरह काम कर पाएगा। और दूसरा, whether alternate methods of increasing representation of women in legislature are feasible। feasible क्या है टर्म, इसका मतलब होता है possible to do, कि ये जो बनाया गया है तो क्या इससे women का जो है वो रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो जाएगा। और तीसरा जो है whether there are any issues with the proposed method for reserving in the bill। तो या फिर इस मेथड को प्रपोज करने में, इस बिल को प्रपोज करने में कोई भी इशू आएगा या नहीं। द एनालिसिस इन दिस सेक्शन इज लार्जली बेस्ड ऑन आवर अर्लियर ब्रीफ पब्लिश्ड ऑन 2008 बिल। अब ये वाला जो है ये 2008 बिल जो आया था तो उसके बेसिस पे हम लोग एनालाइज करेंगे कि क्या क्या इसमें मतलब बेनिफिट होगा, अगर कुछ दिक्कत आ सकती है तो उसके बेसिस पे हम लोग कंपेयर करेंगे।
पर्पस ऑफ रिजर्वेशन, इसका पर्पस क्या है? इफ ए ग्रुप इज नॉट रिप्रेजेंटेड प्रोपोर्शनेटली इन द पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकिंग इज लिमिटेड। ये अगर कोई ग्रुप है वो एनकरेज नहीं हो पा रहा है या रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जितना उसको करना चाहिए, तो इट्स एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पॉपुलेशन पॉलिसी मेकिंग इज लिमिटेड। तो द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन प्रोवाइड्स दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन मस्ट बी एलिमिनेटेड इन पॉलिटिकल एंड पब्लिक लाइफ। अब ये जो वेमेन के साथ जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, तो उसको पॉलिटिकली और पब्लिक लाइफ दोनों में ही खत्म करने की जरूरत है। अभी ये है कि वाइल इंडिया इज सिग्नेटरी टू द कन्वेंशन, इंडिया जो है बहुत सारे कन्वेंशन का वो पार्टिसिपेट करता है या सिग्नेटरी है, बट बिसाइड्स ऑफ इट, उसके अलावा उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन इन मैटर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन डिसीजन मेकिंग बॉडीज ये कंटिन्यूड। ये जो वुमेन जो है वो कहीं भी डिसीजन मेकिंग की पोजीशन पे नहीं है, या फिर कोई भी उनको अथॉरिटी नहीं दिया गया है कि वो लीड करे, तो उसमें अभी भी बहुत सारी कमी है। उनको वुमेन को हमेशा सबऑर्डिनेट की तरह देखते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया गया है। अब जैसे बहुत सारी ये बहुत सारी जिसमें कन्वेंशंस है, और एक तो जैसे थ्योरी ऑफ एक ये है थ्योरी ऑफ ग्लास क्लिफ है, तो इन विच जिसमें है कि फेनोमेनन द रीइंफोर्सेस द स्टीरियोटाइप अबाउट वुमेन, और इसमें जो है वो स्टीरियोटाइप है एक वुमेन के बारे में कि ये वो अबाउट, अच्छा मे बी आई एम नॉट एबल टू राइट प्रॉपरली, बट प्लीज अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। स्टीरियोटाइप है अबाउट वेमेन के बारे में कि वेमेन कभी लीडरशिप में जा ही नहीं सकती, ये वेमेन लीडरशिप के पोजीशन को हैंडल नहीं कर सकती, उनके पास प्रॉपर डिसीजन मेकिंग अगर उनको दे भी दिया जाए तो वो अच्छे से डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती हैं। तो ये किसने बताया था? ये जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ ग्लास क्लिफ, उसमें ये अच्छे से मेंशन किया हुआ है। तो उसी में बोला गया है कि विमेन को एक तो लीडरशिप क्वालिटी नहीं संभाल सकती हैं, एक तो उनमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती है, दूसरा कि उनको अगर डिसीजन मेकिंग के हेड पे बना दिया जाए तो वो प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं ले सकती है। तो ऐसा बोला गया है। तो इस हमें स्टीरियोटाइप को खत्म करना है। और the number of women MPs has increased from 5% in the first Lok Sabha to 15% in the 17th Lok Sabha। अब ये जो 5 वो परसेंट था, पहला लोकसभा जब बना था तो women only 5% ही थी, और अब जो 17th लोकसभा चल रहा है तो उसमें 15% है। बट द नंबर ये जो कंटिन्यूज टू बी क्वाइट लो, पर अभी भी बहुत कम है, क्योंकि मैं बताती हूँ ये जो वर्ल्ड में यहाँ पे 15% ही है, लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो एवरेज चल रहा है 2023 का डाटा मैं बताऊं तो 2023 में वर्ल्ड का एवरेज चल रहा है आपका 26.5% जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है। अगर बात करें तो अमेरिका में क्या है, अमेरिका में चल रहा है 34.9%, यूरोप में 31%, सब सहारन में जो सब सहारन अफ्रीका है उसमें भी 26.5% है, और यहां तक कि पैसिफिक में तो वहां पे भी 22.6%। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग बहुत ज्यादा, और जो मिडिल ईस्ट है वो भी हमसे वो ज्यादा है, जो मिडिल ईस्ट अफ्रीका है उसमें भी 16.3 है, एंड एशिया में 21% है। तो आप देख सकते हैं कि हम इंडिया कितना पीछे है, मतलब ये सारी कंट्रीज इतनी आगे हैं हमसे। In 2003, a study about the effect of reservation of women in panchayat showed that women elected under the reservation policy
इन्वेस्ट मोर इन द पब्लिक गुड्स क्लियरली लिंक्ड टू वुमेन्स कंसर्न। ये जो है ना वेमेन जो बहुत सारी जो खड़ी हो रही हैं वो वेमेन के साथ इतना बुरा होता है, डिस्क्रिमिनेट होता है या वायलेंस होता है, तो इसीलिए वो खड़ी होती है ताकि वेमेन्स दूसरे वेमेन्स का वो लिंक कर पाए। अभी जो स्टैंडिंग कमिटी है, द स्टैंडिंग कमिटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड लॉ एंड जस्टिस 2009 नोटेड दैट रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज हैज इनेबल्ड देम टू मेक मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन। अगर हम वुमेन को उससे पेडेस्ट्रल पे रखते हैं या फिर रिजर्व करके वहां पे लाते हैं तो वुमेन अच्छे से दूसरे वुमेन को कनेक्ट कर पाएगी और क्या जो दिक्कत हो रही है उस बेसिस पे वो अच्छे से टैकल कर पाएंगी। It also noted that concerns regarding women being proxies to men in local bodies have turned out to be baseless. लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्या कि women तो इलेक्ट हो जाती हैं, जीत जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि वो ऑफिस में नहीं आती या वो है ना हमेशा दफ्तर में वो नहीं आती, वो बिसाइड्स ऑफ इट वो उनके जो हस्बैंड है या फिर जो भी स्पाउस है या जो भी उनके घर का जो मेल मेंबर है वो लोग आते हैं और सारे रूल रेगुलेशन, सारी जो अथॉरिटी का जितना भी प्रिविलेज मिलता है तो वो उठाते हैं। वुमेन जीत तो जाती है लेकिन ऑफिस में वो आती नहीं है, सारे जितने भी काम होते हैं, जितने भी बेनिफिट है, जितने भी प्रिविलेज है वो सारे उनके मेल मेंबर ही उठाते हैं और सारा काम मेल मेंबर ही करते हैं। The Inter-Parliamentary Union जो 2021 has noted that legislative quotas has been a decisive factor in women's representation. तो इसलिए बहुत हद तक सब बोलते हैं, बहुत लोगों ने अपोज भी किया है। Opponents of the reservation policy argue that separate constituencies for women would not only narrow their outlook but lead to perpetuation of unequal status because they would be seen as not competing on merit. अब वो जो अपोजिशन वाले हैं वो कहते हैं क्या कि अगर रिजर्व कर वुमेन का सीट अगर रिजर्व कर देता है तो वो इसको जो इलेक्शन होता है तो एक तो वो नैरो हो जाएगा और दूसरा ये भी समझेंगे कि वुमेन है ना अपने मेरिट पे नहीं आ रही है, उनको रिजर्व करके लाया गया है। तो एक कॉम्पिटेंट ये जो ये कंपटीशन है या फिर एक कॉम्पिटेंसीज है कि हाँ ये लोग लड़के आई हैं, मेरिट पे आई हैं, तो ये सारी चीजें ना खत्म हो जाएंगी थोड़ी। अब फॉर इंस्टांस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रेणुका रे आर्ग्यूड अगेंस्ट रिजर्विंग सीट फॉर वुमेन। अब उन्होंने है ना ये जो रिजर्विंग सीट फॉर वुमेन है उसके अगेंस्ट में आर्ग्यू किया है। व्हेन देयर इज अ रिजर्वेशन फॉर ऑफ अ सीट फॉर वुमेन द क्वेश्चन ऑफ देयर कंसीडरेशन फॉर जनरल सीट्स however competent they may be does not usually arise। तो फिर ये जो है ना जनरल सीट पे वो बैठेंगी आके जो रिजर्व जिनको रिजर्विंग सीट मिला है तो we feel that women will get more chances if the consideration is of ability alone। तो ये इसमें ये बोला गया है कि समटाइम्स वुमेन वो उतनी एजुकेटेड नहीं होती है, उतनी लेवल नहीं होती है, तो इन लोगों का कहना है कि समटाइम्स वो मेरिट के बेस पे नहीं आ पाएगी, हो सकता है वो उसकी उतनी हकदार नहीं है लेकिन रिजर्वेशन की वजह से वो आ गई है लेकिन वो उतना फ्रूटफुल नहीं होगा। Opponents also argue that reservation would not lead to political empowerment of women। अब ये opponent कह रहे हैं क्या कि सिर्फ women के empowerment में कि उनको सीट ही दे देना उससे वो empower नहीं हो जाएंगी और electoral reforms में और भी बहुत मेजर मुद्दे हैं जिस पे अगर फोकस किया जाए तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। जैसे कि ये जो check the criminalization of politics, internal democracy in political parties and influence of black money have not been addressed। तो ये सारी चीजों पे कुछ जांच ही नहीं हो रही है। अब बात करते हैं ये जो आर्गुमेंट्स है जो सपोर्ट करता है इस एक्ट को, ये कह रहा है क्या It is essential for active political participation of women that will help them fight the abuse, discrimination and inequality they suffer from। अगर women आती है तो एक तो वो खुद इंडिपेंडेंट होंगी, empower होंगी, दूसरा कि बाकी women को भी वो empower करेंगी क्योंकि वो ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगी कि women कैसे कहाँ पे अब्यूज होती हैं, उनके साथ कैसा कैसा डिस्क्रिमिनेशन होता है और वो किस टाइप का इनइक्वलिटी से वो लोग सफर करती हैं। तो ये हो गया क्रिटिकल फॉर सस्टेनेबल प्रोग्रेस अगेंस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। तो अगर एक वुमेन इंपावर होंगी तो वो बहुत सारे वुमेन को इंपावर करेंगी तो उससे क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी हमारा बढ़ेगा।
अब पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग ए फंक्शनिंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अब कह रहा है क्या कि ये हमारे जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सारे जो सेक्शन है सोसाइटी के, जितने भी सेक्शन है, मेल और तो है ही ऑलरेडी, फीमेल का भी होना चाहिए, तभी ये जो फंक्शनिंग है, रिप्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये अच्छा बिल्डअप होगा। Women's political participation can provide the inspiration for women to take action on a vision of a better and more equal society। अगर women political participation में रहेगी तो दूसरे women का भी एक vision broad होगा और वो better and equal society को देखेंगी and make meaningful contribution towards inclusive national development। अब है ना, तो फिर वो क्या करेंगी, उनको भी स्किल डेवलप करेंगी, एजुकेशन ग्रैब करेंगी और फिर वो आगे बढ़ेंगी, और जो कि इंक्लूसिव नेशनल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। क्योंकि बताया गया है क्या, एज पर IMF, अभी जो हमारा डेवलप, अभी जो GDP है, जो ग्रोथ किया है 3.7 ट्रिलियन है हमारा। तो अगर बाकी वेमेन भी और स्किलफुल होंगी और भी इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगी, तो हमारा जो ये टारगेट है 5 ट्रिलियन होने का, हम लोग बहुत जल्दी ही अचीव कर लेंगे। क्योंकि वेमेन जो 50% है जो अभी, और उसमें से भी बहुत सारी वो जो वर्केबल नहीं है, ये तो 15% यहीं पे है, बात चल रही है कि ऐसे पार्लियामेंट में और भी जगह पे हैं। तो उसमें भी अगर पॉपुलेशन में 50% है, लेकिन ऐसे जनरल डाटा है कि वेमेन जो वर्किंग है, जो कंट्रीब्यूट करती है, मात्र अभी 27% ही करती है। तो बाकी के जो वेमेन नहीं कर रही हैं, अगर वो लोग भी एम्पावर हो जाए एजुकेशनली एंड स्किलफुल हो जाए, तो हमारा जो IMF है, जो हमारा GDP है, तो वो 5 ट्रिलियन क्या, उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सारे वेमेन उसमें कंट्रीब्यूट करेंगी। अभी क्या है, encouraging experience ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेमेन इन पंचायत, और ये जो ग्राम पंचायत है, विद इलेक्टेड women leaders invested more in public goods closely linked to women concern and resulted in a subsequent increase in the percentage of female local leaders contesting and winning election। तो इसीलिए बहुत सारे women है ना, वो पंचायत में वो खड़ी होती है और जीतती भी है। अब इसके लिए इशू क्या है, इशू टू कंसीडर, द इशू ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर वेमेन इन लेजिस्लेचर कैन बी एग्जामिन्ड फ्रॉम 3 पर्सपेक्टिव, कि वेदर द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर वेमेन कैन एक्ट एज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर एम्पावरमेंट। दूसरा, कि वेदर अल्टरनेट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेमेन इन लेजिस्लेचर आर फीजिबल। तीसरा है, वेदर देयर आर एनी इशू विद द प्रपोज्ड मेथड फॉर रिजर्वेशन इन द बिल। अब आर्गुमेंट क्या है, जो इसके अगेंस्ट में बात कर रहा है, ये इट वुड परपेचुएट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वेमेन सिंस दे वुड नॉट बी परसीव्ड टू बी कंपीटिंग ऑन मेरिट। तो उनको क्या है ना, अनइक्वल स्टेटस की तरह देखा जाएगा कि ये तो आ गई हैं, इन्होंने खुद लड़ा तो नहीं है, इनमें मेरिट नहीं है, ये सिर्फ रिजर्व होकर के रिजर्वेशन के थ्रू आई हैं। रिजर्वेशन वुड ओनली हेल्प women to elitist group gain political power, aggravating the plight of the poor and deprived section। तो ये कह रहे हैं क्या, जो लोग रूल बेस्ड है या फिर जो पहले से पॉलिटिकली एक्टिव हैं जो लोग, वो उनकी वाइफ जो है, या फिर जो एजुकेटेड है, जो इलाइट क्लास है, या फिर जो टॉप क्लास की के लोग हैं, या फिर जो हायर मिडिल क्लास के लोग हैं, वही लोग, वही वेमेन इस पॉलिटिकली एक्टिव होंगी। लेकिन जो वेमेन है, वो जो पुअर वेमेन है, उनको, या फिर डिप्राइव सेक्शन की जो वेमेन है, वो इन सारी चीजों से वंचित रह जाएंगे। रोटेशन, और ये जो बात है, रोटेशन ऑफ रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन एवरी इलेक्शन मे रिड्यूस द इंसेंटिव फॉर एन MP टू वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एज ही मे इनएलिजिबल टू सीक री इलेक्शन फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब ये है क्या कि हर MP को, या फिर जितने भी हैं, तो वो ये रोटेशन होते रहेगा। तो एक तो रोटेशन होगा तो कनेक्टिविटी बनाने में दिक्कत होगी, और दूसरा कि फिर वो वापस से री इलेक्ट नहीं हो पाएंगी। इट मे परचुएट ए प्रॉक्सी कल्चर और सिमिलर कंसेप्ट ऑफ सरपंच पति व्हेन इलेक्टेड women will not have real power and will act on behalf of a male decision maker।
और ये है ना एक प्रॉक्सी कल्चर डेवलप हो जाएगा, जैसे कि ना वो सरपंच में चलता है, सरपंच पति, कि अगर जो है ना वेमेन जीत भी जाती है तो उनके हस्बैंड ही करते हैं, तो ये भी उसी टाइप का हो जाएगा। वो वेमेन विल नॉट हैव ए रियल पावर, तो वेमेन के पास रियल पावर नहीं होगा, लेकिन उनके बेसिस पे जो मेल पावर है वो डिसीजन लेने का काम करेंगे। और डाइवर्स अटेंशन फ्रॉम लार्जर इशूज ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स सच एज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, इनर पार्टी डेमोक्रेसी। तो इन सारे अगर हम इसी में लग गए कि हाँ वेमेन का इसमें वो करना है, रिजर्व करना है, वेमेन को लाना है, तो और भी जो बड़े बड़े मुद्दे हैं तो हमारा उससे ध्यान हट जाएगा। लेजिस्लेटिव लेजिस्लेटिव पोजीशन विल गो टू वेमेन एट द कॉस्ट ऑफ सर्टेन क्वालिफाइड मेन लूजिंग आउट। अब ये है क्या, बहुत सारे इलेक्शन लोग कंडक्ट करेंगे, लेकिन अगर कोई जो वेमेन है वो उतनी लायबल नहीं है, वो उतनी स्किलफुल या उतनी टैलेंटेड नहीं है, तो लेकिन फिर भी वो रिजर्वेशन के बेसिस पे आ जाती है, तो जो क्वालिफाइड मेन है उनको तो सीट नहीं मिलेगी, तो वो तो छट जाएंगे। अगर इन फ्यूचर वो अच्छा काम कर सकते थे तो फिर उनको तो वो सीट नहीं मिलेगी, लेकिन जो उतने वैल्यूएबल या जो अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो बस वो रिजर्वेशन के बेसिस पे आ जाएंगी। तो यही है इसमें। अब अल्टरनेट मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अब अल्टरनेट मेथड क्या है, रिजर्वेशन ऑफ 1/3 सीट ऑफ women in parliament would restrict the choice of voters। अब इन द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अब जो वेमेन का पहले से है कि हाँ ये रिजर्व होके आ रही है, तो लोग अच्छे से वोट नहीं दे पाएंगे, उनके पास चॉइसेस की कमी हो जाएगी। टू अल्टरनेटिव हैव बीन सजेस्टेड बाय सम एक्सपर्ट्स। अब कुछ एक्सपर्ट ने ये जो दो अल्टरनेटिव दिया है, रिजर्वेशन फॉर कैंडिडेट्स विद इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैव सम constituencies shall have two candidates on being a woman। Initially India had multi-member constituencies। अब ये पहले तो क्या था कि इंडिया के पास मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी था और विच इंक्लूडेड एन SC/ST मेंबर, लेकिन क्या हुआ क्या कि 1961 एक्ट में कन्वर्टेड ऑल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इनटू सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और इस एक्ट के बाद तो ये सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गया। द रीजनिंग वाज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर टू लार्ज और एंड SC/ST members felt that they would gain in importance इन सिंगल मेंबर रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी, और उन्होंने फील किया कि जो SC/ST के मेंबर्स हैं वो लोग सिंगल वाले में ज्यादा गेन कर पाएंगे, इंपॉर्टेंस उनको ज्यादा मिलेगी। तो इसलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिजर्वेशन इन पॉलिटिकल पार्टीज एंड डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। Provide more democratic choices to voters, allow more flexibility to parties to choose candidate and constituencies depending on local political and social factors, can nominate women from minority communities in areas where this will be an electoral advantage, allow flexibility in the number of women in parliament। अब पहले तो कर रहे हैं क्या कि ये मोर डेमोक्रेटिक हो जाएगा, उनके पास चॉइसेस हो जाएंगी, फिर ये जो ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगा कैंडिडेट को चूज करने के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी डिपेंड है वो लोकल पॉलिटिकल और सोशल फैक्टर्स पे, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। और जो विमेन है ना माइनॉरिटी कम्युनिटीज की है या फिर जो उनके पास है ना, उनको भी बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि वो भी नॉमिनेशन में आ सकती है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है, नो गारंटी दैट ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन वुड गेट इलेक्टेड। अब कितनी होंगी, किस बेसिस पे होगी, ये तो कहा नहीं जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज मे असाइन वुमेन कैंडिडेट्स टू कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेयर दे आर वीक। अब भी है ना कोई, अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अगर स्ट्रॉन्ग वुमेन आ गई या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट का वो ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी का हो गया तो हमें दिक्कत हो सकता है, तो वो देखेंगे जो वीक है और जहां की कॉन्स्टिट्यूएंसीज वीक है तो ये वहीं के लोग को ऐसे रिजर्व करेंगे। might lead to resentment if a woman is accommodated to the disadvantages of a stronger male candidate। और अब ये जो स्ट्रॉन्गर मेल कैंडिडेट है, अब वुमेन आती है तो या तो ये होगा कि अगर ये ज्यादा मेल मेंबर जो स्किलफुल है तो उसमें इसके लिए दिक्कत है, लेकिन अगर ये जो मेल मेंबर है तो वुमेन को भी दिक्कत हो सकता है कि वो रिजर्व होके आ तो रही है लेकिन वो उतनी लायबल है कि नहीं, या फिर वो कंपटीशन अच्छे से टैकल कर सकती हैं या नहीं।
डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है, अगर उसका देखिए कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, तो डज नॉट डिक्रीज द डेमोक्रेटिक चॉइस फॉर वोटर्स है। इसमें क्या है कि वोटर्स के पास बहुत चॉइस होते हैं, तो वो वोट डिक्रीज नहीं होगा। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट मेल कैंडिडेट, तो इसमें क्या है कि अगर डुअल मेंबर रहेगा तो इसमें मेल मेंबर के साथ भी वो डिस्क्रिमिनेट नहीं होगा, नहीं करता। माइट मेक इजियर फॉर मेंबर टू नर्चर कॉन्स्टिट्यूएंसीज whose एवरेज साइज इज अबाउट 2.5 मिलियन, और ये जो जिसका साइज है 2.5 मिलियन जो पॉपुलेशन है, तो एवरेज, तो उसमें ये जो होता है ये डुअल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी तो इजिली नर्चर कर जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, सिटिंग मेंबर में हैव टू शेयर दियर पॉलिटिकल बेस है। अब ये जो जितने भी मेंबर है वहां पे उन सबको पॉलिटिकल बेस अपना शेयर करना पड़ेगा। वुमेन में बिकम सेकेंडरी पर्सन और एड ऑन, तो वो कहते हैं बहुत सारी जगह पे जो मेल मेंबर है उनको लीड में रखा जाएगा और वेमेन को सबॉर्डिनेट की तरह रखा जाएगा, और उनको डिसीजन मेकिंग पावर नहीं दिया जाएगा, और उनको सिर्फ एड ऑन की तरह रखेगा कि चलिए ठीक है, ये यहाँ पे कमी है लोगों का, अगर मेल मेंबर नहीं पढ़ रहे हैं तो चलो फीमेल को ले लो, इस टाइप का। टू फुलफिल क्राइटेरिया ऑफ 33%, हाफ ऑफ द सीट नीड टू बी डुअल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो अगर ये जो अगर 33% वुमेन का ये किया गया है, तो उसमें क्या है, to fulfill the criteria of 33 women, half of the seat need to be dual constituencies. This would increase the total number of MP by 50%, which could make deliberation in parliament more difficult. तो इससे क्या होगा कि हौच-पौच हो सकता है और फिर डिफिकल्टी भी होगा। अभी जैसे कि और भी चीजें हैं वुमेन का, तो अब ये जो बात करते हैं rotating constituencies, the act state that reserved seats shall be allotted by rotation after every delimitation exercise. This implies rotation approximately every 10 years, as after 2026 delimitation is mandated to take place after every census. Rotation of reserved seats may reduce the incentive for MPs MPs to work for their constituency. They could be इनएलिजिबल टू सीक री इलेक्शन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये कह रहे हैं क्या कि अभी तो बात हो रही है कि 15 साल पे होगा, लेकिन फिर जब है 2026 तक जो पॉपुलेशन की वजह से जिसमें सीट जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट भी बढ़नी चाहिए, तो वो सीज किया हुआ है 2026 तक। तो जो बाद में जो इनकी ये पॉपुलेशन का जब जनगणना होगी या फिर तो उसके बाद है ना सीट बढ़ेगी, कि जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो हुआ है तो उस हिसाब से उनकी सीट भी बढ़नी चाहिए। तो जब ये होगा तो सीट भी बढ़ेगा, लेकिन साथ के साथ है कि रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट में रिड्यूस द इंसेंटिव टू वुमेन फॉर वुमेन टू वर्क for their constituencies as they could be ineligible to seek re-election। तो अब इतना ज्यादा रोटेशन होगा तो एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर हो रही है, दूसरे जगह से तीसरे, तो ऐसे में क्या होगा, उनका री इलेक्शन होना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। A study by the Ministry of Panchayati Raj recommended that rotation of constituencies should be discontinued at the Panchayati level because almost 85% women were first timers and only 15% women could get re-elected because the seat they were elected from were de-reserved। तो ये क्या है कि वुमेन आई वो इलेक्ट हुई, उसके बाद फिर उसकी जब वो होगा रोटेशन होगा तो कहीं और चली जाएंगी, फिर उससे कहीं और, तो फिर एक तो री इलेक्ट नहीं हो पाएंगी, और जो सीट पहले था तो वो फिर वो दूसरे लोगों के लिए रिजर्व हो जाएगा। इसीलिए अब बात करते हैं इनइक्वालिटी और जो अब क्या है कि बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे मेंशन है कि वेमेन के लिए इक्वलिटी होना चाहिए, या फिर वो क्या क्या उन्हें दिक्कत होती है। तो पहले तो ये है कि हम लोग कैसे देखते हैं कि वेमेन और मेन का क्या है, जेंडर के बेसिस पे क्या दिक्कत हो रहा है। तो एक तो ये है कि जेंडर गैप इंडेक्स, तो उससे हम लोग देखते हैं
कि जो ये जो पब्लिश हुआ है 2020-22 में, तो उसका जो रिपोर्ट आया है, तो रिपोर्ट कौन निकालता है आपका? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो उसने बोला क्या कि इंडिया जो है, इंडिया का रैंक आया है 135 आउट ऑफ 146, और 2021 में 140 आउट ऑफ 140, ये 56 कंट्रीज में। तो ये जो है कि वेमेन का जो इक्वालिटी का है, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत है, और फिर उनके जो इक्वालिटी में भी दिक्कत है। तो ऐसे प्रियम्बल में और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत जिक्र किया गया है कि कहाँ पे ऐसे प्रोविजन है जहाँ पे वेमेन और मेन का इक्वलिटी में ध्यान रखना चाहिए। हर जगह दिया हुआ है, तो हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, और अभी भी मैं बता देती हूँ कि जैसे कि प्रियम्बल में दिया हुआ है, प्रियम्बल में बताया गया है। फिर उसके बाद फंडामेंटल राइट्स में भी बात हुई है 14 की, 15 की, फिर उसके बाद 16 में, फिर 21, फिर 39। ये 39 जो है वो डीपीएसपी में आता है। फिर 39 ए जो कहता है क्या, फॉर द that the citizen, men and women equally have the right to an adequate means to livelihood। तो ये सारी चीजों पे हमें वर्क करने की जरूरत है। अब हम आते हैं दूसरे आर्टिकल्स पे। तो इसमें क्या है, कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज क्या है, जितने भी लेजिस्लेचर है या फिर जो पार्लियामेंट में है मिनिस्टर्स, उनको क्या प्रिविलेज मिलती है और उससे वो क्या बेनिफिट लेते हैं या फिर उसको ब्रीच करते हैं, अगर ब्रीच करते हैं तो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। तो इन सारी चीजों के लिए को हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। रिसेंटली कंक्लूडेड मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अभी जस्ट ये मॉनसून सेशन पार्लियामेंट हुआ था और वो कंक्लूड हुआ। द आर्बिट्रेरी सस्पेंशन ऑफ पार्लियामेंटेरियन अक्रॉस अपोजिशन पार्टीज ऑन स्पेशियस ग्राउंड्स विदाउट बीइंग ऑफर्ड an adequate opportunity to represent their case either before the privileges committee or before the concerned house itself। तो ये है कि बहुत सारे लोग को सस्पेंड कर दिया गया है ये बोल के कि उन्होंने प्रिविलेज का ब्रीच किया है। अब डिटेल में देखते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर ए स्टेट्यूट टू कोडिफाई प्रिविलेजेस। कोडिफिकेशन would define what constitutes a violation of privileges and establish a threshold beyond which no penalty may be meted out for privileges or violation। अब बात करें ये पर्पस क्या है। द पर्पस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज टू सेफ गार्ड द फ्रीडम, अथॉरिटी एंड डिग्निटी ऑफ द पार्लियामेंट। अब जैसे कि बहुत सारे लोगों के पास पावर है यहाँ पे, तो सब अपने पावर का गलत इस्तेमाल ना कर ले, तो इसीलिए ये एक कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेज लाया गया है ताकि कोई इसका ब्रीच ना कर सके, क्योंकि सबके पास वहां पे प्रिविलेज मिला हुआ है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है, अथॉरिटी का है और डिग्निटी का है। तो जब इतना पावर मिला है तो इस साथ के साथ ये भी देखना होगा कि वो दूसरे मिनिस्टर या दूसरे लोगों को के फ्रीडम, अथॉरिटी एंड डिग्निटी को हैम्पर ना करे। They are necessary for the proper exercise of functions entrusted to Parliament by the Constitution। और इसकी देख रेख करने की जिम्मेदारी दी गई है पार्लियामेंट को। और ये जो फंक्शंस है प्रॉपर एक्सरसाइज कैसे होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में they are necessary for the proper exercise of function entrusted to Parliament by the Constitution। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि पार्लियामेंट इसकी देखरेख करेगी और पार्लियामेंट ही फैसला करेगी कि ब्रीच हो रहा है तो कैसे हो रहा है और उनको जो प्रिविलेज मिलना है वो भी कैसे मिलना है। तो लेजिस्लेचर्स है रेसिस्ट कोडिफिकेशन बिकॉज इट वुड मेक द प्रिविलेजेस सब्जेक्ट टू जुडिशियल स्क्रूटनी। अब ये जो है ना, ये जो प्रिविलेज है तो इसमें जुडिशियल की तरह इसको चेक किया जाता है। It would also make evolution of new privileges not possible। और इसमें ये है कि नए नए प्रिविलेज है ना वो भी लाना वो भी पॉसिबल नहीं है। Codification would strengthen the right of information of the citizens with respect to things said or done during the parliamentary session। अब ये जो राइट ऑफ प्रिविलेजेस है उसमें ये है कि इसमें जो हमारा पार्लियामेंट्री सेशन में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, उसका सिटीजन्स को पता लगना चाहिए।
it would eliminate any ambiguity, or it would eliminate any ambiguity with respect to what information constitutes or does not constitute breach of privileges. अब ये है क्या, जो बताना होगा वही बताएंगे, जो नहीं बताना होगा अगर वो लीक होता है तो फिर उसको और ये लीक ऑफ, तो इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट, और उसको है ना ये प्रिविलेज का ब्रीच माना जाएगा कि ये रूल तोड़ा जा रहा है। और पनिशमेंट फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज और कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस इंक्लूड इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उसमें, और वार्निंग दिया जा सकता है, रेप्रीमेंड, सस्पेंशन, एक्सपल्शन फ्रॉम द हाउस, और ये सब देने का हक से पार्लियामेंट को है। और इसमें चैलेंज क्या है, करेंटली देयर इज नो लॉ दैट कोडिफाइज ऑल द प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर इन इंडिया। अभी कोई ऐसा लॉ नहीं है जिसमें डिफाइन होगी ये प्रिविलेजेस है लेजिस्लेचर के। The Constitution of India state that privileges of Parliament and state legislature should be defined by law। और तो इसमें जो है कि क्या क्या प्रिविलेजेस रहेंगे वो लॉ के द्वारा डिफाइन किया जाएगा, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्ट मेंशन नहीं है। However, neither parliament nor the state legislatures have defined them। और अभी तक ना ही पार्लियामेंट ने और ना ही स्टेट लेजिस्लेचर ने डिफाइन भी किया है। The privileges of legislature in India are based on 5 sources। अब ये जो है ना प्रिविलेज जो हमें लेजिस्लेचर का मिलता है वो कैसे पता लगता है, ये 5 सोर्सेस से। पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, वेरियस लॉज मेड बाय पार्लियामेंट, और फिर उसके बाद है ये the non-codification of privileges causes confusion and violate the freedom of speech and expression। जैसे कि 2017 में 2 senior scribes of Kannada tabloids were jailed for the breach of privileges of the state assembly। तो उन्होंने क्या किया था कि कनाडा स्टेट असेंबली को के अपने उनको जो पावर है उसका ब्रीच किया था, अपने प्रिविलेजेस का गलत उपयोग किया था। Whenever any of these rights and immunities is disregarded, the offense is called breach of privilege and is punishable under law of parliament। तो जब भी ये होता है कि कोई अपने राइट जो भी उनको राइट और इम्यूनिटीज दी गई है अगर वो उसका गलत उपयोग करते हैं तो फिर उसको क्या कहा जाएगा कि वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस है। अब बेसिक्स रिगार्डिंग पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। अब ये प्रिविलेजेस के बारे में पढ़े तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है अंडर आर्टिकल 105 ऑफ पार्लियामेंट इट्स मेंबर एंड कमिटी, ये जो है और उसके बाद आर्टिकल 194 ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इट्स मेंबर एंड कमिटी। प्रिविलेजेस आर बेस्ड ऑन 5 सोर्सेज, ये 5 सोर्सेज पे है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वेरियस लॉज ऑफ पार्लियामेंट, रूल्स ऑफ बोथ द हाउसेज, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन हो गया, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया। अब सबसे पहले देखते हैं कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्रिविलेजेस क्या है और उसका प्रिविलेज के टाइप क्या है। इसमें क्या है, ये कन्फर करता है सर्टेन प्रिविलेजेस ऑन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन एंड देयर मेंबर्स टू। इसको जो है ना वो बहुत सारे प्रिविलेजेस दिए गए हैं लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन को और उसके मेंबर्स को भी। और बात करते हैं और ये प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इन द हाउस एंड इंसुलेट्स देम अगेंस्ट लिटिगेशन ओवर मैटर्स दैट अकर इन दीज हाउस। और ये जो है ना प्रोटेक्शन है उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का उनके हाउस में, और इंसुलेट करते हैं उनके लिटिगेशन के अगेंस्ट में, और जो ओवर मैटर और दैट अकर इन दीज हाउस है तो इसलिए। और फिर उसके बाद प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी लाइबल थ्रू स्पीचेस, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग। तो ये जो है ना अगर कोई ऐसा खुफिया चीज है तो उसको एक तो जो वो लोग ना प्रिविलेजेस जो है तो वो अपनी बातें रखते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि कोई चीज ऐसे कॉन्फिडेंशियल है तो उसको है ना स्पीच नहीं करना है, प्रिंट नहीं करना है और पब्लिश नहीं करना है, तो उससे ये लोग है ना थोड़ा बचाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। एंश्योर दियर फंक्शनिंग विदाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर और कोअर्शन। ये लोग जो भी काम कर रहे हैं तो इसमें इन लोग को है ना किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होके नहीं करना है या फिर प्रेशर लेके नहीं करना है या कोअर्जन होके नहीं करना है। एंश्योर सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, तो वो सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट विच मीन्स कि वो लोग ओपन है, अपना बात वो खुद रख सकते हैं और खुद ऐसे रख रहे हैं डिग्निटी फुल।
तो उन पे कोई दबाव नहीं होना चाहिए। अब टाइप्स ऑफ प्रिविलेजेस क्या है, एक तो कलेक्टिव हो गया, जो एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम प्रोसीडिंग होल्ड ए सीक्रेट सिटिंग ऑफ लेजिस्लेचर। तो ये कह रहा है जो कलेक्टिव जब होता है, बहुत सारे समूह का जब मीटिंग हुआ या फिर ऐसे बैठक हुई, तो उसमें क्या है ना, वो सीक्रेट सिटिंग जो होता है उसमें जो बाहरी लोग हैं उसको नहीं आने देते, और फ्रीडम ऑफ प्रेस टू पब्लिश ट्रू रिपोर्ट ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, बट दिस डज नॉट इन केस ऑफ सीक्रेट सिटिंग। अब जैसे कि बोला गया है क्या, ये जो प्रेस है वो हमारा फोर्थ पिलर है, लेकिन फिर भी इसको है ना कि ये सही रिपोर्ट और छापने की या फिर प्रेस करने की पूरी आजादी दी गई भी है। लेकिन अगर कोई मीटिंग कॉन्फिडेंशियल होता है या सीक्रेट होता है, सिटिंग होता है, तो उसका उन लोग को भी ये प्रेस करने का, ये मीडिया लोग को या फिर जो प्रेस रिपोर्टर है उनको भी छापने, प्रिंट करने या बोलने का कोई अधिकार नहीं है, और ना ही कोई अधिकार मिला हुआ है। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीडिंग। और इसमें जैसा हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो सिर्फ पार्लियामेंट को ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि पार्लियामेंट ही इससे रिलेटेड रूल और लॉ बनाएंगी। There is a bar on court from making inquiry into proceedings for the house। स्पीचेस हो गया या वोट्स हो गए। और इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो नो अरेस्ट ड्यूरिंग सेशन 40 days before and 40 days after the session, और प्रोटेक्शन अवेलेबल ओनली इन सिविल केसेस नॉट इन क्रिमिनल केसेस। अगर ये जो है ना, अगर ये प्रिविलेजेस का ब्रीच करते हैं, तो अगर ये सिविल केसेस में करते हैं तो एक तो ये अरेस्ट नहीं होंगे, और दूसरा कि उनको जो है 40 days बिफोर एंड 40 days आफ्टर जो सेशन जब चल रहा है, तो उस समय उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, और उनको ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है सिर्फ सिविल केसेस में। अगर उन्होंने कोई क्रिमिनल क्राइम किया है या क्रिमिनल ब्रीच किया है, तो फिर उसमें ये सारी चीजें उनको जो अभी ये जो छूट मिल रही है या बेनिफिट मिल रही है, तो वो नहीं मिलेगी। नॉट लाइबल इन कोर्ट फॉर एनी स्पीच इन पार्लियामेंट, तो वो लाइबल नहीं है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जूरी सर्विस व्हेन द हाउस इज इन सेशन। तो ये है क्या कि जब वो जूरी सेशन, जब हाउस इन सेशन है, तो तब उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, और ये जो जूरी सर्विस है तो फिर वो लोग भी इन पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। अब इसमें चैलेंजेस क्या है विथ रिस्पेक्ट टू प्रिविलेजेस? कॉन्फ्लिक्ट विद फंडामेंटल राइट्स, और ये जुडिशरी इंटरवीन्स बेस्ड ऑन आर्बिट्रेरीनेस। अब ये है क्या कि इनका एक तो राइट टू स्पीच है और एक्सप्रेशन है, या फिर जहां पे इनको लगता है ये अपनी आवाज उठा सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनका ज्यादा होता है तो क्या होता है कि जुडिशरी इसमें जंप कर जाती है और ये कहती है क्या कि आप है ना अपने जो प्रिविलेज का है ना दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको जो पावर दी गई है तो पावर का आप है ना आर्बिट्रेरीनेस नहीं कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि वी वांट, या फिर मोदी जी ने भी कहा था कि वी वांट मोर लेस गवर्नमेंट एंड मोर गवर्नेंस। तो कोई भी गवर्नमेंट है ना वो आर्बिट्रेरीनेस नहीं करना चाहिए। तो जैसे ही जब जुडिशरी को लगता है तो वो इसमें इंटरवीन करती है अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर। तो उनको जो है ना कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है या फिर जो उनकी जो पावर है वो लिमिटेड है, तो वो उसके बियॉन्ड जाके कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं तो फिर वो ब्रिज कहलाएगा। एब्सेंस ऑफ कोडिफाइड प्रिविलेजेस गिव unbridled power to house to decide when and how breach of privileges occurs। अब जब वो एक्सेस पावर उनको मिल जाएगी तो फिर वो है ना वो अपने पावर का ब्रिज करेंगे ही, जो पावर और जो प्रिविलेज मिला है तो उसको करेंगे। डिसक्रेडिट सेपरेशन ऑफ पावर, तो उससे क्या होगा कि कुछ लोग तो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, कुछ ये कम पावरफुल हो जाएंगे। एज ए स्पीकर एक्ट एज ए कंप्लेनेंट, एडवोकेट एंड जज। Penal action in cases of breach of privileges unwarranted unless there is an attempt to obstruct the functioning of the house or its members। तो ये जज करने का और सारा कुछ स्पीकर का है, लेकिन इसमें भी है कि स्पीकर ऑनेस्ट और इक्वल वो अपने जजमेंट करने वाले होने चाहिए, वो इम्पार्शियल नहीं होने चाहिए। द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया, सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया कहने का क्या मतलब कि वी आर सोवरेन, हम लोग किसी के से बंधे हुए नहीं है, हम लोग अपनी बातें और अपने जो व्यूज है वो ओपनली रख सकते हैं।
have restricted right to ये free speech while their representative have absolute freedom of speech in the house। अभी क्या है, जो नॉर्मल पीपल है वो क्या करती हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनती हैं, इलेक्ट करती हैं, और जो लोग जीतते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं, एमएलए और एमपी के रूप में, लोकसभा और राज्यसभा में। तो उनके पास वो पूरा एब्सोल्यूट पावर है कि वो जाके पार्लियामेंट में अपनी बातें रखें, क्योंकि जो नॉर्मल पीपल हैं तो वो पार्लियामेंट जाके सीधे अपनी बातें ये सब नहीं रख सकते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है वही जाके करेंगे। तो वही बात है, कोर्ट मस्ट रिविजिट अर्लियर जजमेंट टू फाइंड राइट बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस एंड प्रिविलेजेस ऑफ लेजिस्लेचर। तो इसीलिए कोर्ट क्या करता है कि जिसको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया गया तो वो अपने पावर का गलत उपयोग ना करे, वो जो सिटीजन्स ने जो उनको चुना है तो ये उनकी भी सुने। तो कोई जिसमें कोर्ट क्या करता है, लोगों के फंडामेंटल राइट का भी ध्यान रखता है और ये भी ध्यान देता है कि कोई मिनिस्टर है वो अपने पावर का गलत उपयोग ना करे। Invoked on ground of defamation by individual members while judicial remedy available under defamation and libel law। तो ये defamation का क्या है कि किसी दूसरे को बुरा भला कहना या नीचा दिखाना, तो ये सब भी नहीं करना है। तो उसमें जुडिशियली भी बहुत अहम रोल करती है, मतलब while judicial remedy available under defamation and libel law, तो फिर उसमें भी जुडिशरी रूल या ये सब बनाती है। तो डिसीजन ऑफ द स्पीकर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हर पॉलिटिकल एफिलिएशन। और कई बार क्या होता है कि जो स्पीकर होते हैं, जो रूलिंग पार्टी होती है वहीं से चुन के जाते हैं, तो उनमें ये देखना होता है कि जब भी कोई वो डिसीजन दे रहे हैं या फिर कोई रूल पे अपना वोट दे रहे हैं या कास्टिंग वोट दे रहे हैं, तो फिर है ना वो बिल्कुल भी इम्पार्शियल रहें, जो उनकी जो पार्टी है वो उसकी तरफ इंक्लाइन ना करे। अब वे फॉरवर्ड क्या है, Constituent Assembly in which saying the system of uncodified privilege based on British House of Commons as only temporary। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो दिया गया है कि ये जो सिस्टम ऑफ अनकोडिफाइड प्रिविलेज है वो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन से लिया गया है, जो वहां पे सिर्फ टेम्पररी था। देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर प्रॉपर कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस है, जैसे कि अब इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया पास्ड पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एक्ट 1987, उसमें क्या हुआ कि उन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि प्रिविलेज क्या होंगे, कंडीशंस ऑफ देयर ब्रीच क्या होंगे एंड कॉन्सिक्वेंट पेनल्टीज क्या होगी। अगर कोई ब्रीच करता है अपने प्रिविलेज का तो फिर उनको सजा क्या मिलेगी। द डिसीजन ऑफ द स्पीकर मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हर पॉलिटिकल एफिलिएशन। और स्पीकर वो अगर चाहे तो वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के ही बिहाफ में ही वो जजमेंट दे सकता है। देयरफॉर द ट्रायल मस्ट बी कंडक्टेड बाय ए कॉम्पिटेंट। तो इसीलिए जो भी अगर इस पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ ब्रिज किया है या फिर अपने प्रिविलेज का गलत उपयोग किया है तो हमेशा अपोजिट वाली पार्टी को ही जज करना चाहिए, और तभी वो है ना कॉम्पिटेंट होगा, इंडिपेंडेंट होगा और इम्पार्शियल ट्रिब्यूनल बैठेगा। ठीक है, मस्ट ओनली बी इन्वोक्ड बाय लेजिस्लेचर व्हेन देयर इज रियल ऑब्स्ट्रक्शन टू इट्स फंक्शनिंग। तो अगर ऐसा हो ये नहीं होगा तो ये ऑब्स्ट्रक्शन बन सकता है उनके काम में। और ब्रीच ऑफ प्रिविलेज इन्वोक्ड फॉर जेन्युइन criticism of members of the house और due to political vendetta और reduces। और उससे क्या होगा क्या कि ये जो ब्रिज होगा बार बार तो हमारे तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा में एक तो उसकी क्रिटिसिज्म होगी, दूसरा कि ये जो अकाउंटेबिलिटी है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का वो भी घट जाएगा। अब बात करते हैं थर्ड आर्टिकल की। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन जो हो रहा है तो ये न्यूज में क्यों है। द गवर्नमेंट हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमिटी, उसकी जो बाई फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, जिन्होंने एक्सप्लोर किया और एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन ओवर द इयर्स। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने पुश्ड फॉर द आइडिया ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन, साइमल्टेनियस लोकसभा एंड स्टेट असेंबली पोल्स, ही सेड इन जून 2019 आफ्टर हिज री इलेक्शन इसलिए है क्योंकि वो 2014 में भी जीत करके आए थे, फिर उन्होंने 2019 में इलेक्ट किया।
तब उन्होंने बोला था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली का और लोकसभा का, दोनों का साथ में इलेक्शन होना चाहिए। तो ये आफ्टर री इलेक्शन दैट ए कमिटी वुड बी formed examine the issue and meeting with leaders of political parties that would be called, or many opposition parties have been against the idea in the past। अभी क्या है, और व्हाट डू वी मीन बाय वन नेशन वन इलेक्शन, अब इससे क्या मतलब है। Ideally, one nation, one election should imply that election to all the three tiers of constitutional institution take place in a synchronized and coordinated fashion। तो जिस हिसाब से ये फ्रेज है वन नेशन वन इलेक्शन, तो उससे तो यही पता लगता है कि तीनों जो टायर है उसका सेम टाइम पे ये इलेक्शन होना चाहिए, ये सिंक्रोनाइज्ड और कोऑर्डिनेटेड फैशन में। लेकिन इट्स मीन्स दैट ए वोटर कास्ट हिज वोट फॉर इलेक्टिंग मेंबर्स फॉर ऑल टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन ए सिंगल डे, और ये भी दिखता है कि फिर तो इलेक्शन है ना एक ही दिन में होना चाहिए सारे टायर का। लेकिन द इलेक्शन टू थर्ड टायर इंस्टीट्यूशंस कम्स अंडर एम्बिट ऑफ स्टेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि जो पंचायती राज है और म्यूनिसिपैलिटी का है वो लोग स्टेट उनको मैनेज करती है और स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू ही सारा कुछ वो अरेंज किया जाता है। तो अगर तो फिर थर्ड टायर को इसमें इंक्लूड करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका जो है वो पॉपुलेशन भी बहुत, क्योंकि हर ब्लॉक हर तबका हर एक तो आपका ग्राम पंचायत परिषद, फिर उसके बाद ये एक तो वो डिविजन्स में बटे हुए हैं और एक पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, तो उनको मैनेज करना और तीनों टायर को एक साथ इलेक्ट करना वो पॉसिबल नहीं है। फिर आते हैं दस इट वुड बी इनप्रैक्टिकल और सिंक्रोनाइज एंड अलाइन इलेक्शन शेड्यूल of the third tier with that of लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पॉसिबल नहीं है कि लोकसभा के साथ और स्टेट लेजिस्लेटिव इलेक्शन के साथ इसको इलेक्ट किया जाए थर्ड टायर को भी। तो accordingly, the term one nation one election is defined as structuring the Indian election cycle in a manner that election of Lok Sabha and state assembly are synchronized together। तो यही किया जा सकता है कि सिर्फ लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को ही साथ में लेकर के चला जाए और उन दोनों का ही साथ में इलेक्शन करवाया जाए। अभी प्रोविजन क्या है, provision that may demand amendment of constitution for simultaneous election। अब ये जो simultaneous election है will need at least 5 constitutional amendment। अगर ये कहा जाता है कि अगर ये जो simultaneous election हुआ तो उसकी वजह से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने होंगे, और उसमें क्या होगा कि आर्टिकल पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कौन से आर्टिकल में क्या क्या चेंजेस होंगे और क्या होगा वो हम अभी पढ़ते हैं। तो आर्टिकल 83 का क्लॉज 2 ये कहता है क्या, लोकसभा टर्म शुड नॉट एक्सीड 5 years बट इट मे बी डिसॉल्व सूनर। तो कहते हैं उसका जो टर्म है वो 5 साल का तो है, लेकिन वो 5 साल तो चलेगा एक बार इलेक्ट हो गया तो, लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाता है पास तो वो पहले भी डिसॉल्व हो सकता है। दूसरा आर्टिकल 85 का क्लॉज 2 बी, डिसोल्यूशन एंड्स द वेरी लाइफ ऑफ द एग्जिस्टिंग हाउस एंड न्यू हाउस इज कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर जनरल इलेक्शन। और ये होता है कि और ये जो पहले से जो है उसके डिसोल्यूशन के बाद तो वो जो एग्जिस्टिंग है तो वो तो खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट फिर से इलेक्शन करना होगा। और ये जो आर्टिकल है 172 क्लॉज 1, स्टेट असेंबली अनलेस सूनर डिसॉल्व शैल कंटिन्यू फॉर 5 years। अगर कोई स्टेट असेंबली अगर वो डिसॉल्व नहीं हुई है तो वो 5 साल तक चलेगी। और फिर 174 का बी क्लॉज 2 सॉरी 174 क्लॉज बी क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी, द गवर्नर हैज द पावर टू डिसॉल्व द असेंबली ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ कैबिनेट, और गवर्नर कैन अप्लाई हिज माइंड व्हेन द एडवाइस कम फ्रॉम चीफ मिनिस्टर whose majority is in doubt। तो एक तो है क्या कि अगर गवर्नर को अगर कैबिनेट सजेस्ट करता है या एड एंड एडवाइस देता है तो गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसॉल्व कर दे असेंबली को। दूसरा कि जब चीफ मिनिस्टर जब ये कहता है कि आप
इसको डिसॉल्व करिए या नो कॉन्फिडेंस मोशन बैठाइए जब उनको डाउट होता है कि हमारी मेजॉरिटी खतरे में है। तो फिर उस वक्त क्या करते हैं, वो जो गवर्नर है वो अपने सूझबूझ से काम लेंगे और फिर उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। और आर्टिकल 356 क्या है, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन स्टेट। तो जब प्रेसिडेंट रूल होता है किसी स्टेट में तो अपने आप सारी पावर है ना लोकसभा के पास चली जाती है या पार्लियामेंट के पास चली जाती है। अब आते हैं नीड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन। अब जरूरत क्या पड़ गई इसकी, तो फ्रीक्वेंट इलेक्शन क्रिएट पॉलिसी पैरालिसिस ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये जो फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है तो उसके लिए पॉलिसी पैरालिसिस है, मतलब इलेक्शन हो रहा है अभी इस स्टेट का अभी उस स्टेट का, फिर उसके बाद तो जो प्रोडक्टिविटी हो के खुल के आनी चाहिए ना वो नहीं हो पाता है और चेंजेस नहीं होता है। तो इससे क्या होता है कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट पे इफेक्ट पड़ता है और दे लीड टू डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल पब्लिक लाइफ, और उसके वजह से नॉर्मल पब्लिक लाइफ के पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। फ्रीक्वेंट इलेक्शन परपेचुएट कास्ट रिलीजन एंड कम्युनल। और फिर जब ये सब कास्ट या इलेक्शन होने वाले होते हैं तो कम्युनल बहुत वायलेंस होता है, एक तो क्योस हो जाता है, फिर उसके बाद रिलीजन, उसके बाद कम्युनल, तो एक अलग सा ही माहौल हो जाता है इलेक्शंस के टाइम। और ये प्रमोट करता है कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म अगर होता है तो। फिर इंडियन पॉलिटी इज पेरेनियल इन एन इलेक्शन मोड। तो पॉलिटिशियंस प्री ऑक्यूपेशन विद इलेक्शन लीड टू ए परमानेंट कैंपेन मेड एट द कॉस्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद है फ्रीक्वेंट इलेक्शन लीड टू मैसिव एक्सपेंडिचर बाय पॉलिटिकल पार्टीज एंड अदर स्टेक होल्डर्स। अब ये फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है तो उससे हजारों करोड़ों का खर्चा होता है। जस्ट लाइक कि हमने देखा कि 2019 में ये मिनिमम 1000 नहीं सॉरी, ये जो 2019 का इलेक्शन हुआ था तो उसमें मिनिमम 8000 करोड़ का खर्चा एक्सपेंडिचर हुआ था। तो इनविजिबल एंड incalculable socio-economic cost such as each election means teacher missing from symbols and colleges। तो अगर बार बार इलेक्शन ये सब हो रहा है तो क्या होता है क्या कि टीचर्स वगैरह या फिर और भी जो लोग हैं कॉलेज के टीचर्स वगैरह वो सब उसी में एंगेज हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि कॉलेज और उनके सिलेबस और बच्चों के भी जो शेड्यूल है वो भी बहुत हैम्पर होता है। और अब बात करते हैं क्या जब ये ऐसा होगा कि कंसर्न्स क्या होंगे, जब कंसर्न्स एसोसिएटेड विथ वन नेशन वन इलेक्शन। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी। अब बात करते हैं ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है क्या। ऑपरेशनल फिजिबिलिटी है कि मेजर ऑफ हाउ ए वेल proposed सिस्टम solve problems and takes advantage of opportunities। Identified during scope definition। So there are several concerns here that would need to be adequately addressed within the constitutional and statutory boundaries, or these include aspects such as how would terms assemblies Lok Sabha be synchronized for the first time and would be feasible to extend or curtail the existing terms of some state assemblies to facilitate one nation one election। अब ये क्या कह रहा है क्या कि ये कैसे हाउ वो टर्म्स ऑफ असेंबलीज या लोकसभा वो कैसे सिंक्रोनाइज्ड होंगे फर्स्ट टाइम में ही, और ये कैसे पॉसिबल है कि उसको कर्टेल किया जाए या एक्सटेंड किया जाए जो एग्जिस्टिंग टर्म्स है उसको सम स्टेट असेंबलीज के साथ। तो फिर ये कैसे मैनेज होगा वन नेशन वन इलेक्शन।
as the constitutional provision do not fix the term of either state assembly or लोक सभा, क्योंकि इन्होंने टर्म तो फिक्स नहीं किया है कि अगर साथ में इलेक्शन भी होगा तो कब होगा, क्योंकि अगर 5-5 साल भी है तो एक तो जब साथ में इलेक्शन हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर किसी बीच में अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गया या कोई स्टेट असेंबली पहले ही डिसॉल्व हो गया तो फिर ये कैसे बैलेंस कर पाएंगे इलेक्शन को। इट वुड ओनली बी ए मैटर ऑफ टाइम व्हेन द इलेक्टोरल साइकिल गेट्स डिस्टर्ब अगेन। तो फिर उसके बाद अगर ऐसा होता है तो फिर ये लोग फिर से ये जो साइकिल है वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर इनकंसिस्टेंट विथ वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म, और ये जो कहते हैं कि स्टेट और सेंटर का जो रिलेशन है और ये तो उसमें भी इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। It would deprive a state of one of the essential element of a Westminster democracy. If क्योंकि डेमोक्रेसी हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं और टाइमली बेसिस पे होता है। तो लेकिन जब ये ऐसा हो जाएगा तो इतना क्योस हो जाएगा कि कोई कभी डिसॉल्व हो रहा है और कोई कभी कभी किसी का ये, तो फिर कैसे ये हो पाएगा कि कैसे हम लोग बैलेंस कैसे कर पाएंगे। तो गवर्नमेंट में चूज टू डिसॉल्व इटसेल्फ और ए गवर्नमेंट में फॉल इट इफ लूजेस इट्स मेजॉरिटी। तो वही होगा कि गवर्नमेंट चूज कर ले कि कब डिसॉल्व होना है और कब, जब मेजॉरिटी हमारी खत्म हो रही है तो खुद ही खत्म कर दे। तो इससे क्या होगा, इम्पैक्ट ऑन वोटर्स बिहेवियर। अब वोटर्स भी कंफ्यूज हो जाएंगे। Voter may not differentiate between the voting choices for state assembly and Lok Sabha in case simultaneous election are held. So the situation could lead to national issue impacting electorate behavior for voting in a state assembly election or state issue impacting electorate behavior for voting in Lok Sabha election. तो कहते हैं क्या कि ये जो नेशनल इशू बन जाएगा और ये इम्पैक्ट करेगा वो इलेक्टोरेट के बिहेवियर पे कि वो कैसे स्टेट असेंबलीज का वो इलेक्शन ये करे, और दूसरा कि जो स्टेट इश्यूज बन जाएगा इम्पैक्टिंग इलेक्टोरेट बिहेवियर फॉर वोटिंग इन लोकसभा इलेक्शन। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, यही कह रहे हैं। और फिर इसका डिसएडवांटेज क्या है रीजनल पार्टीज पे, डिसएडवांटेज टू रीजनल पार्टीज जो मे बी एट ए डिसएडवांटेज एज वोटर्स वे रिपोर्टेडली लाइकली टू बी प्रीडोमिनेटली वोट वन वे, क्योंकि जब वोटर अब एक साथ होगा तो वोटर है ना एक ही तरह से वोट दे पाएगा, तो ये उनके लिए भी बहुत हैम्पर हो जाएगा। गिविंग द डोमिनेंट नेशनल पार्टी एट सेंटर एन एडवांटेज। लेकिन वही होगा कि जो मेजर पार्टी है वो मेजॉरिटी में है, जो सेंटर पार्टी है तो लोग उसी को फिर वोट देंगे, लेकिन जो रीजनल पार्टी है जो खुद से बनाया हुआ है और तो उन लोगों के लिए बहुत हैम्पर हो जाएगा। हैविंग टू फेस ए इलेक्टोरेट मोर देन वंस एवरी 5 ईयर enhances the accountability of politicians। फिर लॉ कमीशन ड्राफ्ट रिपोर्ट ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन 2018। अब इन्होंने भी कुछ इट सजेस्टेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शन वुड रिक्वायर अमेंडमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब ये कहते हैं क्या जब ये साइमल्टेनियस होगा तो उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट करने होंगे, प्रोविजंस में चेंजेस लाने होंगे, और ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है 1951 एंड रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज उसमें भी चेंजेस लाने होंगे। The Commission highlighted that a constitutional amendment to the effect must be receive ratification from at least 50% of the states amendment process mentioned in the Constitution। तो ऐसा है कि जब ये लाना होगा तो कम से कम जितने भी स्टेट हैं तो उसमें 50% स्टेट का रेटिफिकेशन आना चाहिए और उनकी मंजूरी होना चाहिए, तभी ये साइमल्टेनियस इलेक्शन ला सकते हैं। अब इसका रोड अहेड क्या है, आगे क्या सोचा गया है। कंडक्टिंग इलेक्शन इन 2 फेजेस। अब ये जो है पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन सजेस्टेड दैट साइमल्टेनियस इलेक्शंस बी कंसीडर्ड इन 2 फेजेस। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्या कि एक बार में तो नहीं हो पाएगा, तो कम से कम ये जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है 2 फेज में इसको किया जाए। पहले फेज में क्या होगा, suggested to be in sync with that of लोकसभा इलेक्शन। पहले में लोकसभा का इलेक्शन करवा लीजिए, दूसरे में क्या है ना suggested approximately midway in the term of Lok Sabha। Thus it is envisaged to conduct election every 2.5 year 30 month पे in the country once the entire electoral cycles of Lok Sabha and all state assemblies are synchronized।
तो ये कह रहा है क्या कि एक तो कि सजेस्ट कर रहा है क्या कि ये लोकसभा का इलेक्शन हो जाए, दूसरा कि सबको मिला के 2.5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए। Avoiding premature dissolution. Ab Election Commission has made following recommendation. In case of Lok Sabha, any no confidence motion moved should be also necessarily include a further confidence motion in favor of government to be headed by a named individual as the further Prime Minister. अब ये कह रहे क्या, जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अगर वो पास हो जाता है तो जो रूलिंग पार्टी है या मेजॉरिटी है तो वो डिसॉल्व हो जाता है। तो अगर वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाई तो उसी तरह से उसी के अपोजिट में कॉन्फिडेंस मोशन भी लाना चाहिए। तो उससे क्या होगा, जो पार्टी उसके अगेंस्ट में या अपोजिट में जो मेजॉरिटी पे है, तो फिर वो जैसे ही ये पहली वाली पार्टी डिसॉल्व हो जाएगी तो जो मेजॉरिटी वाली पार्टी है तो वो उसका जगह ले लेगी। अब इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, in the event of no confidence motion, it should be mandatory to simultaneously move a confidence motion for formation of an alternative government. This will in normal course or eliminate cases of premature dissolution of assemblies. और ये जो है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है, तो ये साथ के साथ चलना चाहिए। और उसी के साथ जैसे ही नो कॉन्फिडेंस आता है तो एक कॉन्फिडेंस मोशन भी आनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, ये जो साइमल्टेनियसली इलेक्शन जो हो रहा है ना, वो एक बैलेंस रहेगा कि जैसे कि अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो उसके साथ ही फिर री इलेक्ट करना पड़ता है। अगर री इलेक्शन होगा फिर वो जो साइकिल है वो हमारा गड़बड़ा जाएगा। लेकिन जब नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, अगर उसके अपोजिट में ही कॉन्फिडेंस मोशन भी ला दिया जाए तो री इलेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी। तो उससे क्या होगा कि बैलेंस्ड रहेगा। और शेड्यूल ऑफ बाई इलेक्शन, शेड्यूल ऑफ बाई इलेक्शन में क्या है, पब्लिक सर्विस कमीशन रिकमेंडेड दैट बाई इलेक्शन टू ऑल सीट दैट बिकम वैकेंट ड्यूरिंग ए ईयर मे बी कंडक्टेड टुगेदर ड्यूरिंग ए प्री डिटरमाइंड टाइम पीरियड। तो उसको पहले से टाइम निर्धारित कर लेना चाहिए। और फिर लॉ कमीशन रिकमेंडेशन क्या कहती है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया फिर had suggested that election of legislative assemblies whose term ends 6 months earlier the general election to Lok Sabha can be clubbed together. However, the result of such election can be declared at the end of assembly tenure. एक तो जो है ना, मतलब जैसे ही कोई पार्टी एंड होने वाली होती है उसके 6 महीने पहले से ही इलेक्शन कर देना चाहिए और उसको स्टेट लेजिस्लेटिव के साथ वो क्लब्ड कर देना चाहिए। और उसको जब उसका नतीजा ये होगा क्या कि द रिजल्ट ऑफ सच इलेक्शन कैन बी डिक्लेयर्ड एट द एंड ऑफ असेंबली टेन्योर। तो जो असेंबली का जो वो एंड होगा तो उसी वक्त उसका भी साथ में इलेक्शन होगा कि, तो इससे क्या बैलेंस रहेगा। फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे जो कि है मराठा रिजर्वेशन। अब मराठा रिजर्वेशन में देखते हैं, डोमिनेंट कास्ट एज ओबीसी। अब इसमें क्या है कि डोमिनेंट कास्ट ये अभी न्यूज में क्यों है, मराठा कोटा एक्टिविस्ट जो ये मनोज जरांगे है पाटिल फाइनली एंडेड हिज इनफाइनाइट हंगर स्ट्राइक आफ्टर महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे कॉल्ड ऑन हिम एट द प्रोटेस्ट साइट इन जनता डिस्ट्रिक्ट एंड assured him that the government is committed to granting reservation in government jobs and education to the community. अब उन्होंने क्या है, भूख हड़ताल कर दिया हुआ था। तो फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने बुलाया और अश्योर्ड किया कि ये जो है उनको गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब आगे देखते हैं डिटेल में क्या है ये। अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी in India are a diverse group encompassing various communities and subcaste united by their classification as educationally or socially disadvantaged by the government. ये कह रहे हैं क्या कि जो एजुकेशनली और सोशली जो डिसएडवांटेज्ड है वो गवर्नमेंट के थ्रू गवर्नमेंट उनको एनकरेजमेंट देती है या फिर उनको बहुत सारे
प्रिविलेज देती है, लेकिन ओबीसी का एक सिंपल ग्रुप नहीं है, ये बहुत डाइवर्स ग्रुप है। इसमें बहुत सारी कम्युनिटीज हैं और सब कास्ट को यूनाइट करके बनाया गया है। This article delves into the demand for OBC status by dominant caste groups such as Jats, Maratha and Patidars. तो ये सारे जो है वो ये सारे जो ओबीसी में आना चाहते हैं, जैसे जाट्स हो गए, मराठा तो महाराष्ट्र के हैं एंड पटीदार्स वो गुजरात के हैं. It also provides insight into the OBC classification and the historical context surrounding these demands. अब अंडरस्टैंडिंग अदर बैकवर्ड क्लासेस, अब इसको समझते हैं. ओबीसी कॉन्स्टिट्यूट ए वास्ट एंड हेट्रोजीनस ग्रुप विद इन द इंडियन सोशल फैब्रिक. अब ये कहते हैं कि एक ही जो है ना जगह पे, इसमें क्या है, ओबीसी में बहुत तरह के कास्ट हैं. ऐसा नहीं कि एक को कास्ट को है ना ओबीसी का कैटेगरी दे दिया गया है, ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं. दे इंक्लूड कम्युनिटीज विद डिफरेंट सोसाइटल एंड इकोनॉमिक स्टेटस, और इसमें भी सोसाइटल और इकोनॉमिक्स का स्टेटस भी बहुत ज्यादा डाइवर्स है. ओबीसी कंसिस्ट ऑफ land owning communities in both northern and southern India, as well as economically disadvantaged section of society engaged in subsistence labor. Defining element of dominant class. अब within the OBC classification, some castes stand out as dominant due to their historical, social, and economic status. These dominant caste groups often possess significant land holdings, political influence, and socio-cultural prominence. Despite their dominance, they seek OBC status, citing various socio-economic challenges. अब जैसे कि एक तो किसी का जिसके एंसेस्टर हैं या जिसके वो जनरेशन है वो पॉलिटिकली एक्टिव है, लैंड होल्डिंग है, या फिर सोशियो कल्चरल है ना, वो लोग बहुत ज्यादा ये प्रोमिनेंस है और बहुत हाई है, फिर भी वो लोग चाहते हैं ना कि हम ओबीसी में आ जाए, क्योंकि उनको बहुत सारा ये प्रिविलेज लेने के लिए या जो बेनिफिट मिलता है वो लेने के लिए. सबसे पहले द मंडल कमीशन एंड ओबीसी रिजर्वेशन. द मंडल कमीशन एस्टैब्लिश्ड इन 1979 एंड चेयर्ड बाय बीपी मंडल. ये जो पहली बार आया था ये मंडल कमीशन, वो 1979 में आया था, और कौन इसको चेयर किए थे? बीपी मंडल, जो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे एड्रेसिंग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया. इन 1990 the union government announced 27% reservation in jobs within central government service and public sector unites for OBC based on the recommendation of Mandal Commission. ये जो है दिस रिजर्वेशन वाज इम्प्लीमेंटेड इन, और ये इम्प्लीमेंट कब किया गया? 1992 में विथ एजुकेशनल कोटाज फॉलोइंग सूट इन 2006. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद एक क्रीमी लेयर क्राइटेरिया आई. तो बताते हैं कि क्रीमी लेयर क्राइटेरिया टू एंश्योर दैट द बेनिफिट ऑफ ओबीसी रिजर्वेशन reached the most disadvantaged communities. The Supreme Court introduced the creamy layer criteria is the Indira Sawhney judgment of 1992. अब ये जो है कि जो इसमें क्रीमी लेयर क्राइटेरिया बांटा गया है, और इसमें जो है ना बेनिफिट उन्हीं को मिलेगा जो बहुत डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रीमी लेयर जो है वो इंदिरा सोहनी जजमेंट जो आई थी 1992 उसके बेसिस पे मिलेगा. Under this criteria, households with an annual income exceeding 8 lakh are classified as belonging to the creamy layer and are ineligible for reservation. तो कहते क्या है कि जिनका 8 लाख से ज्यादा एनुअल इनकम है तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएंगे, और जो ओबीसी के तहत जितने भी बेनिफिट्स मिलती है तो उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिल पाएगा. अब बात करते हैं क्या डिफाइनिंग एलिमेंट ऑफ डोमिनेंट क्लास. अब डोमिनेंट क्लास को कैसे डिफाइन किया जा रहा है? और डोमिनेंट कास्ट जो है ग्रुप से डिस्पाइट देयर हिस्टोरिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक डोमिनेंस आर ऑफन सब्जेक्ट टू द सेम क्रीमी लेयर क्राइटेरिया. अब ये जो है ना क्रीमी लेयर क्राइटेरिया में है ये लोग, क्योंकि इनका एनुअल इनकम 8 लाख से ज्यादा है, which can affect their eligibility for reservation. तब भी वो चाहते हैं कि हमें रिजर्वेशन मिले. डोमिनेंट ओबीसी, तो उसी के लिए एक टर्म दे दिया गया है डोमिनेंट ओबीसी इज ए टर्म यूज्ड टू रेफर सर्टेन ग्रुप्स ऑफ कास्ट विद इन अदर बैकवर्ड क्लासेस
category in India that have historically held more social and economic influence compared to other OBC groups. ये जो these dominant OBC may have larger land holdings, ये उनके पास ज़्यादा जमीन वगैरह होंगी, political representation होंगे and socio economic power भी होगा. So it's important is to know that OBC category as a whole is meant to encompass a wide range of communities. तो इसमें OBC में ना बहुत सारे communities हैं and caste that have historically faced social and educationally disadvantage. एक तो क्या है कि उसमें dominant OBC भी है लेकिन disadvantaged भी है इसमें बहुत. तो उसी को अलग करने के लिए कि ये क्रीमी लेयर लाया गया है और नॉन क्रीमी लेयर लाया गया है. तो क्रीमी लेयर में क्या है कि जो मोर देन 8 लाख के हैं उनको तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो नॉन क्रीमी लेयर है तो उनका जो है 8 लाख से जो कम है तो उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा. अब बात करते हैं द क्लासिफिकेशन ऑफ डोमिनेंट ओबीसी इज somewhat controversial because it implies that within the OBC category some group are more privileged or influential than others. This can be lead to debates and discussion regarding the fairness and equity of affirmative action policies. तो leading reservation in education and employment for those dominant OBC groups. Example of dominant OBC in various states of India may include जैसे Jats in some northern states, the Maratha is in Maharashtra and Patidars in Gujarat. तो ये सारे लोग बहुत डेवलप्ड है फाइनेंशियली भी, सोशली भी और एजुकेशनली, बट स्टिल ये लोग चाहते हैं कि हम लोग ओबीसी में आए ताकि हमें भी और जिस तरह से रिजर्वेशन मिलता है, बहुत सारी चीज़ों पे प्रिविलेज मिलता है, तो वो भी इनको चाहिए. तो इसीलिए among others, these groups have times demanded OBC status to assess the benefit of reservation policies, even though they may be, जैसा कि हमने पहले ही बोला कि ये चाहते हैं कि ये policies मिले, even though they may be relatively better off than others OBC communities. ठीक है, the inclusion or exclusion of such dominant OBC from OBC category and extent of benefit they should receive a subject of political and legal debates in India. तो यही जो है वो बड़ा मुद्दा बन गया अभी. डिमांड्स बाय डोमिनेंट क्लास ग्रुप. अब ये जो डोमिनेंट क्लास ग्रुप है वो डिमांड क्या कर रहे हैं? तो रीजन फॉर डिमांड, ये डिमांड का क्या कारण है? सक्सेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन. अब बात करते हैं ये एफर्मेटिव एक्शन का, ये जो टर्म है इस क्या मतलब है इसका एफर्मेटिव एक्शन. अब देखते हैं. तो अभी देखते हैं कि सक्सेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन में जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स हैं ये क्या करता है, पॉलिसी जो एम है इसका इंक्रीजिंग वर्क प्लेस एंड एजुकेशनल ये अपॉर्चुनिटीज देना पीपल को जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जो वेरियस एरियाज में जो सोसाइटी के उनको पॉलिसी और जो इनका जो प्रिविलेज है जो मिलता है वो उनको देने का काम करना है इसका. तो इसमें है डोमिनेंट कास्ट ग्रुप आर्ग्यू दैट सक्सेस ऑफ एफर्मेटिव एक्शन हैज डिमिनिश्ड द रिलेटिव डेप्रिवेशन फेस्ड बाय देम. Have a structural transformation, chances in the economy and underperforming agriculture have altered the socio-economic landscape, leading to demand for OBC status. फिर ये जो लैंड होल्डिंग है, ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स हैज एक्सरबेटेड इकोनॉमिक चेंजेस. फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर अपॉर्चुनिटी, श्रिंकिंग अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर हैव फर्दर फ्यूल्ड दीज डिमांड्स. Lack of skill. A lack of skill to take advantage of emerging opportunities is another concern. कि एक तो अपॉर्चुनिटी या रिजर्वेशन दे तो दे लेकिन एक स्किल भी तो डेवलप करना है. अगर मान लेते हैं कि रिजर्वेशन दे दिया और वो उन लोग में एक स्किल ही नहीं है तो फिर वो भी दिक्कत वाली बात है. अब ये जो है रिजेक्शंस क्यों है? वायलेशन ऑफ 50% लिमिट. तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि ये जो इंदिरा सोनी का जजमेंट था तो उसमें था कि 15% ही रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अगर ये और ज्यादा रिजर्वेशन इन लोग को भी दे देते हैं तो 50% का रिजर्वेशन का जो लिमिट है वो ब्रेक होगा. दिस डिमांड ऑफन वायलेट द 50% रिजर्वेशन लिमिट इम्पोज्ड बाय इंदिरा सोनी केस और नाउ डाइल्यूटेड बाय इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस. क्योंकि जो है जनरल में भी है तो वो भी क्राइटेरिया है कि 10% उनको
रिजर्वेशन मिलता है, और उसका भी क्राइटेरिया है कि शहर में आपका घर छोटा होना चाहिए, गांव में भी कुछ जमीन होनी चाहिए, उसका भी क्राइटेरिया है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। नॉट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। अब ये है क्या, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दीज डोमिनेंट कास्ट ग्रुप डू नॉट मीट द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड एज आउटलाइन बाय स्कॉलर्स देश पांडे। उन्होंने कहा क्या कि ये जो डोमिनेंट कास्ट है, तो एक जो हमारी क्राइटेरिया है कि जो पुअर तबके के लोग आते हैं, जो एजुकेशनली और सोशली बैकग्राउंड है, लेकिन ये तो कोई बैकग्राउंड नहीं है, ये लोग उतने ज्यादा सोशली और इकोनॉमिकली उतने बैकवर्ड नहीं है, तो फिर हम इनको क्यों दे, रिजर्वेशन में क्यों रखे, या जो भी रिजर्वेशन का जो प्रिविलेज मिल रहा है तो उसमें इनको क्यों लाएं। तो एंड द नेक्स्ट इज परसेप्शन वर्सेस इंपीरिकल एविडेंस। Some believe that the anxieties of these groups are based more on perception rather than empirical evidence of backwardness. इनका क्या है, एक परसेप्शन बन चुका है कि जैसे अगर जो बैकवर्ड वाले हैं उनको ज्यादा रिजर्वेशन मिला या तो वो आगे चले जाएंगे और हम पीछे छूट जाएंगे, या हमें जितनी प्रिविलेज या फिर रिजर्वेशन मिलनी चाहिए नहीं मिलेगी, तो ये लोग है ना, इसमें डोमिनेंट कास्ट के लोग हैं वो एंटर करना चाह रहे हैं। अब ये सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है, the Supreme Court has emphasized that providing reservation alone is not the sole means to uplift backward classes. अब ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सिर्फ इसको रिजर्वेशन दे देने से ही ये जो बैकवर्ड है उसका जो रोल है वो अपलिफ्ट नहीं हो जाएगा। उनको स्टेट को मल्टी फेसेटेड अप्रोच बनाना चाहिए और उनको फ्री एजुकेशन देना चाहिए, फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज देना चाहिए, फ्री कंसेशंस देना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए, ताकि वो स्किल डेवलप्ड हो और वो इनेबल करे सेल्फ रिलायंस अमॉन्ग कैंडिडेट्स फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस। सिर्फ रिजर्वेशन दे देने से वो लोग अपलिफ्ट नहीं हो जाएंगे, उनको अच्छा एजुकेशन, अच्छा माहौल देना होगा, अपॉर्चुनिटी देना होगा, ताकि वो स्किलफुल बने और खुद तो वो रिलायंट हो ही, बाकी लोग को भी वो उनके बैकवर्डनेस से बाहर निकाले। The demand of OBC status by dominant caste group like जाट हो गए, मराठा हो गए, पटीदार highlighted the complex interplay of socio-economic factors, historical context and affirmative action policies in India. These demands continue to be subject of debate and legal scrutiny. ये जो है डोमिनेंट कास्ट का, जो जैसे जाट्स, मराठा, पटीदार, तो इन्होंने ये जो इतना भी ये क्योस बना हुआ है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर और इसकी वजह से हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है एंड अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है इंडिया का, तो वो भी अभी मुद्दे में है। और दिस डिमांड कंटिन्यू टू बी सब्जेक्ट ऑफ डिबेट एंड लीगल स्क्रूटिनी विथ questions surrounding the effectiveness and equity of reservation for different communities. Abhi the path forward involves a nuanced understanding of the evolving socio-economic landscape and addressing the unique challenges faced by each group within the OBC classification. अब बात करते हैं प्रेस एंड री रजिस्ट्रेशन ऑफ पेरियोडिकल्स एक्ट 2023। लेकिन क्या है कि ये जो लेक्चर है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना है हमें, तो मैं अभी इसको यहीं पे एंड करती हूँ। ये पार्ट 1 से रहेगा और मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगी, जिसमें बाकी के जो रेस्ट टॉपिक है ना उसको उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। ये आप लोग पढ़िए, समझिए और इसको बार बार थोड़ा रीड कीजिए, बार बार सुनिए, फिर ये अच्छे से आपको रिकॉल हो जाएगा और अच्छे से आप मेमोराइज भी कर लेंगे। तो जब क्या होगा कि इस टाइप की फर्दर आपको जब न्यूज़ में आएंगी ना ये सारे आर्टिकल्स, तो आप इसका पहले से बैकग्राउंड जानते रहेंगे और ये चल क्यों रहा है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी आपको पता होगा। तो ठीक है, थैंक यू। और इसका मैं ये पार्ट 2 लेकर के आऊंगी, जो रेस्ट आर्टिकल्स हैं पॉलिटी का ही हम लोग पार्ट 2 में करेंगे।